युवल नोआ हरारी इज वन ऑफ माय फेवरेट राइटर्स और मैं उनकी ये सारी मेजर बुक्स पढ़ चुका हूँ। लेकिन अगर आप मुझे कुछ साल पहले मिलते तो मुझे बुक्स से नफरत थी। नफरत छोड़ो भाई, मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी भी एक बुक क्या, मैंने शायद एक चैप्टर भी कभी ढंग से नहीं पढ़ा होगा थ्रू आउट माई होल स्कूल लाइफ। और इसका बहुत बड़ा कारण था कि मेरा अर्ली इंट्रोडक्शन बुक्स से स्कूल में ही हुआ था और मैं ऐसे एनवायरनमेंट से नहीं आता हूँ जहाँ पर बर्थडेज पर बुक्स गिफ्ट की जाती हूँ। मेरे दिमाग में एक इमेज बन गई थी कि बुक्स एंड स्पेशली बुक्स रिलेटेड टू हिस्ट्री, सोशोलॉजी, साइंस, दे आर हार्ड टू रीड एंड वेरी बोरिंग। लेकिन मैंने जब हरारी की सेपियंस पढ़ी, ये हरारी की सबसे फेमस बुक है और ये करीब 450-500 पेजेस की बुक है। और इस बुक के कुछ पेजेस पढ़ने के बाद आई वॉज ब्लोन अवे। मैंने सोचा भाई कोई इस तरह से बुक कैसे लिख सकता है। मेरा बुक्स को देखने का नज़रिया कंप्लीटली चेंज कर दिया इस बुक ने, या मैं कहूँ इस राइटर ने, क्योंकि इसके बाद मैंने इनकी सारी मेजर बुक्स खरीद कर पढ़ी है। ये कोई स्टोरी बुक्स नहीं है, ऑल ऑफ दीज बुक्स आर रिलेटेड टू हिस्ट्री, साइंस, सोशोलॉजी, नॉट वेरी इजी टू रीड सब्जेक्ट। इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं और आप ये जानने की कोशिश करेंगे कि हरारी की राइटिंग में, हरारी की बुक्स में ऐसा क्या है कि उन्हें उठाना आसान और नीचे रखना मुश्किल हो जाता है। तो जैसे मैंने बताया, बुक्स के साथ मेरा इंट्रोडक्शन स्कूल में हुआ था एंड स्कूल की बुक्स आर सो गॉड डैम बोरिंग। बट वो सेम सब्जेक्ट, सेम टॉपिक जो स्कूल में मुझे बोरिंग लगते थे और जिन्हें हाथ लगाने का मन नहीं करता था, वो सेम सब्जेक्ट हरारी की बुक्स में मैं घंटों घंटों तक पढ़ता रहता हूँ। एंड दैट मेक्स मी थिंक what is so different about writers like Harari, and I think a lot of it comes down to the intent of a writer. आपका पता नहीं, लेकिन स्कूल की बुक्स को मैं जब भी पढ़ता था तो मुझे पता है क्या लगता है वो किस तरह से लिखी जाती हैं। एक राइटर को हायर किया गया, उसे बताया गया कि भाई देख, ये 3, 4, 5, 6 जितने भी पॉइंट्स हैं, जितने भी फैक्ट्स हैं, जितना भी डेटा है, ये हमें बच्चों को बताना है, बस बताना है। That's all. और ये सिर्फ बुक्स तक ही सीमित नहीं है भाई, जब वो पूरा सिस्टम ही इस तरीके का है। मैंने 2020 में अपनी स्कूलिंग खत्म कर ली थी, तो मैं तब तक का बता रहा हूँ। आई होप इस टाइम पर चेंज हो रहा हो, लेकिन हमारे टाइम तक पूरा एजुकेशन सिस्टम केवल आपकी मेमोराइजेशन पावर टेस्ट करता था। आपकी क्रिटिकल थिंकिंग, सोशल अवेयरनेस, रियल लाइफ एप्लीकेशन, क्रिएटिविटी, ये सब चीजें भाड़ में जाए। उनको बस एक चीज से मतलब था कि बुक में जो लिखा हुआ है उसे आपको रटना है, याद करना है और फिर जाकर एग्जाम में वो चीज लिखनी है। जब इस तरह के इंटेंट के साथ बुक्स लिखी जाती हैं तो वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं होने वाली है। लेकिन जब हम हरारी को पढ़ते हैं, वी रियलाइज ही हैज टेकन अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इन कंसिडरेशन। सबसे पहला जो फैक्टर उन्होंने कंसिडरेशन में लिया है कि भाई इस टाइम पर लोगों का अटेंशन स्पैन फ्राई हो रखा है। So he has put in a lot of efforts to make his books easy to read and very interesting, क्योंकि अगर ये दो चीजें नहीं हैं तो लोगों को वो बुक फेंक कर कुछ और मोर इंटरेस्टिंग उठाने में टाइम नहीं लगने वाला है। तो आप चाहे हिस्ट्री पढ़ाना चाहते हो, बायोलॉजी, सोशोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्कियोलॉजी, कोई भी चीज, आपको उसे इंटरेस्टिंग बनाना होगा। सो पीपल कीप ऑन रीडिंग, पीपल कीप ऑन टर्निंग दोज पेजेस। बिसाइड मेकिंग हिज बुक्स इजी टू रीड एंड इंटरेस्टिंग, उस बंदे ने ध्यान रखा है कि यार ये जो मैं इजी टू रीड बना रहा हूँ, इंटरेस्टिंग बना रहा हूँ, इसके चक्कर में बुक की एक्चुअल वैल्यू कहीं निकल ना जाए। क्योंकि देखो, अगर कोई भी कॉन्सेप्ट है, कोई भी मुश्किल कॉन्सेप्ट है, फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन, अगर मैं एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन को लेता हूं और उसे बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीके से समझाता हूं, उसमें डेटा बहुत सारा होगा, इंफॉर्मेशन बहुत सारा होगा, मे बी नॉलेज भी बहुत सारी होगी, लेकिन वो इजी टू रीड नहीं होगा, इंटरेस्टिंग भी ना हो फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल। अगर मैं वो जो डेटा है पूरा, उसको इस तरह से मोल्ड करता हूं, इस तरह से ट्रिम करता हूं, इस तरह से रीफ्रेस करता हूं कि वो इजी टू रीड बने एंड इंटरेस्टिंग बने, लेकिन वो चीज़ एक हद तक ही हो सकती है। एक पॉइंट के बाद अगर आप उसे बहुत सिंपल बना देंगे या फिर बहुत इजी टू रीड बना देंगे तो उसके अंदर कोई मीनिंग, कोई नॉलेज, कोई वैल्यू बचेगी ही नहीं। हरारी मेक श्योर कि दोनों चीज़ों के बीच में एक परफेक्ट बैलेंस होना चाहिए, जिससे कोई भी टॉपिक इजी टू रीड भी हो लेकिन उसमें वैल्यू भी रहे। फॉर एग्जाम्पल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये कुछ उन टॉपिक्स में से एक है जो बड़े कॉम्प्लिकेटेड साउंड करते हैं, लेकिन हरारी की रीसेंट बुक नेक्सस में वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बहुत easy to understand but yet interesting वे में एक्सप्लेन करते हैं।
मुझे सबसे ज्यादा बेवकूफ और वाहियात वो लोग लगते हैं जो किसी भी चीज को देखने के लिए एक पर्सपेक्टिव से ज्यादा का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अरे लड़कियां तो ऐसी होती हैं भाई, अरे लड़के तो ऐसे ही होते हैं भाई, ये देश तो ऐसा ही है, अरे ये नेता तो ऐसा ही है। मैं जानता हूं ये लोग बहुत ही गलीच होते हैं, बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम्स आई एम ऑल्सो वन ऑफ दोज पीपल। मैं भी अपने पॉइंट्स इस तरह से रखता हूं कि मैं एकदम सही हूं। अगर आपको एक यूट्यूबर बनना है तो ये एक रिक्वायरमेंट होती है यार, आपको ऐसा लगना चाहिए कि आप में कुछ है, आप जो पॉइंट्स रख रहे हैं, आप जो बातें कर रहे हैं वो वर्दी हैं। मतलब दुनिया में बिलियंस ऑफ लोग हैं, लेकिन इस एक टॉपिक पर मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो इतना इंपॉर्टेंट है कि आप सभी लोग मुझे देखो, लाइक करो, शेयर करो। थोड़ा सा तो नार्सिसिज्म जरूरी होता है यूट्यूबर बनने के लिए, लेकिन ये चीज हमें हरारी के बुक्स में देखने को नहीं मिलेगी। वो हर एक टॉपिक को बहुत अलग अलग नजरिए से देखते हैं, जिससे एक बहुत ही प्यारी चीज होती है। कई सारे टॉपिक्स को हम एक फिक्स तरह से देखने लगते हैं क्योंकि सभी लोग उसी पर्सपेक्टिव से उसे देख रहे होते हैं, तो हमारे लिए वो एक कॉमन व्यू बन जाता है। एंड आफ्टर अ पॉइंट इट बिकम्स एन अजम्पशन। हम अपना दिमाग चलाना बंद कर देते हैं, हमें लगता है भाई यही होगा। लेकिन जब हरारी उस टॉपिक पे बात करते हुए एक ऐसा पर्सपेक्टिव देते हैं जो हमारे अजम्पशन के एकदम उल्टा होता है, लेकिन तब भी इट मेक्स सेंस, तो मजा बहुत आता है भाई। पर्सनली मेरे जिन अजम्पशंस को हरारी ने क्वेश्चन करने पर मजबूर कर दिया, इंसान इसलिए दुनिया पर राज करते हैं कि वो बहुत ही होशियार होते हैं, रिलीजन पूरी तरह से खराब ही चीज है, एआई इंसान को रिप्लेस नहीं कर सकता, इंसान की तरह एआई कभी क्रिएटिविटी शोकेस नहीं कर सकता। इनमें से एक पॉइंट को मैं थोड़ा सा इलैबोरेट करना चाहूंगा, बिकॉज वो बहुत बड़ा अजम्पशन था मेरा, शायद आपका भी हो, कि हमारी जो कॉन्शियसनेस है और फीलिंग्स हैं वो हमारे लिए सुपर पावर है। और क्योंकि एआई में कभी कॉन्शियसनेस या फीलिंग्स नहीं आ सकती, वो कभी हमें रिप्लेस नहीं कर पाएगा, पूरी तरह से तो कभी भी नहीं कर पाएगा और कभी हमारे नियर नहीं आ सकता। लेकिन हरारी के डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स पर ध्यान देने के बाद आई रियलाइज्ड कि शायद कॉन्शियसनेस के और फीलिंग्स के रियल वर्ल्ड में प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए बहुत ज़्यादा फायदे नहीं हैं। मेरी बात ध्यान से सुनना, रियल वर्ल्ड में प्रॉब्लम सॉल्विंग के समय कॉन्शियसनेस और फीलिंग, इनके बहुत ज़्यादा फायदे नहीं है। जब मैंने ये चीज़ पढ़ी तो मैंने भी यही बोला था कि यार तो फिर किस चीज़ के फायदे हैं? इंटेलिजेंस के बहुत ज़्यादा फायदे हैं। अगर आपको एक सेल्फ ड्राइविंग कार बनानी है तो कार एक टर्न लेते समय कैसा फील करती है, वो इतना यूजफुल नहीं है जितना यूजफुल ये है कि वो कार कितना डेटा कैलकुलेट कर रही है एंड उसका कैलकुलेशन कितना एक्यूरेट है। इंटेलिजेंस और कॉन्शियसनेस, हम इंसानों के साथ दोनों चीजें साथ में हैं, तो हमारा ये अजम्पशन है कि दोनों चीजें साथ में ही एग्जिस्ट कर सकती हैं। दैट्स वाई हम अज्यूम कर लेते हैं अगर सुपर इंटेलिजेंस चाहिए तो सुपर कॉन्शियसनेस भी चाहिए होगी। देयर इज अ डीकपलिंग हैपनिंग ऑफ कॉन्शियसनेस एंड इंटेलिजेंस। केवल सेल्फ ड्राइविंग कार में नहीं, ये चीज बहुत सारी फील्ड में अप्लाई होती है। अगर मैं इसको ढंग से बताने जाऊंगा तो पूरी वीडियो बन जाएगी, लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि जब हरारी किसी टॉपिक पर अलग अलग पर्सपेक्टिव से बात करते हैं तो दो चीजें होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, वो पढ़ने में बहुत मजा आता है कि यार किसी चीज को हम इस तरह से देखते थे लेकिन इसे देखने का दूसरा नजरिया भी है, विच अगेन मेक्स बुक एंगेजिंग, हमें पढ़ने में और मजा आता है एंड वी कीप ऑन टर्निंग दोज पेजेस। सेकेंड थिंग, इट ब्रॉडन्स आवर पर्सपेक्टिव, चीजों को देखने के तरफ हमारे जो नजरिए हैं वो थोड़े बदल जाते हैं, थोड़े हमारे ख्याल खुल जाते हैं। जो मेरा पिछला पॉइंट था वो एक दो धारी तलवार है। उसके पॉजिटिव तो मैंने आपको बता दिया, उसका नेगेटिव ये है कि उससे आप किसी भी चीज को जस्टिफाई कर सकते हैं, आपको बस अपना नजरिया बदलना है। जैसे किसी इंसान ने किसी को लूटा, किसी अमीर आदमी को लूटा और फिर वो धन जाकर गरीबों में बांट दिया, क्या ये सही है? कुछ लोग बोलेंगे कि हाँ भाई सही है, मेरे पर्सपेक्टिव से तो ये सही है। कुछ लोग बोलेंगे नहीं भाई ये गलत है, आप ऐसे चोरी करने थोड़ी निकल जाओगे, अगर आपको कोई दिक्कत है, आपको गरीबों के लिए कुछ करना है तो मेहनत करके कमा लो। कुछ लोग लॉ एंड ऑर्डर के पर्सपेक्टिव से देखेंगे और बोलेंगे कि नहीं भाई ये तो गलत है, अमीर आदमी ने कुछ गलत किया है तो आप उसकी रिपोर्ट लिखवाओ, उसको टैक्स भरने के लिए बोलो और सरकार करेगी जो भी करना है। तो कुछ लोग बोलेंगे कि भाई सरकार थोड़ी कुछ करती है, सरकार तो चोर है। मतलब अगर हम चाहें तो किसी भी चीज को बस अपना नजरिया बदलकर जस्टिफाई कर सकते हैं। इसी चीज से बचने के लिए जरूरत होती है ऑब्जेक्टिविटी की, यानी ठीक है भाई सब्जेक्टिवली आपका जो भी सोचना हो, बट ऑब्जेक्टिवली मतलब अपने सभी बायस और अजम्पशंस को हटाकर किसी चीज को एज इट इज देखने की कोशिश की जाए।
तो क्या होता है। हरारी टॉपिक्स को देखने के लिए अलग अलग पर्सपेक्टिव का तो इस्तेमाल करते हैं, बट ही मेक श्योर कि अंत में वो आपके सामने एक ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू जरूर रखें। बहुत अच्छा लगता है किसी भी टॉपिक के बारे में थोड़ा ऑब्जेक्टिवली पढ़कर, क्योंकि जिन लोगों के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट करने की, यानी हमारा मीडिया, वो तो कोई ना कोई प्रोपेगेंडा ही पुश करने में लगा है। हरारी का ऑब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव कहीं पर थोड़ा हार्श भी लग सकता है, रूड भी लग सकता है। उनको पढ़ते हुए कई बार मुझे ऐसा लगा था कि भाई ये बात क्यों बोल रहे हो यार, ऐसा मत बोलो। फॉर एग्जाम्पल, हम चाहे कितनी भी बकैती कर ले कि इंसान चांद पर पहुंच गया, इंसान ने ये कर लिया वो कर लिया, लेकिन एक्चुअली ऑन एन इंडिविजुअल लेवल वी आर वेरी स्टूपिड एनिमल। हम लोग गोल्स बनाते हैं कि नहीं मुझे ये चीज अचीव करनी है, लेकिन फिर कुछ दिनों बाद हम लोग एकदम उल्टे रास्ते चल देते हैं। शॉर्ट टर्म प्लेजर के लिए हमारे लॉन्ग टर्म गोल्स की धज्जियां उड़ाते रहते हैं। कोई भी काम करने से पहले सोचते हैं कि दुनिया क्या सोचेगी, लेकिन ये दुनिया करोड़ों साल पुरानी है, करोड़ों लोग हमसे पहले थे, करोड़ों लोग इस समय, और अगर आपकी एज भी मेरी तरह है तो 50-60 सालों में हम लोग भी निकल लेंगे। और अगर दुनिया को हम इस ऑब्जेक्टिविटी से देखें तो किसी काम को ना करना सिर्फ ये सोचकर कि लोग क्या कहेंगे इज अ स्टूपिड स्टफ। लेकिन मेरे ये बोलने का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, बिकॉज वी ह्यूमंस आर स्टूपिड, वी आर स्टूपिड एनिमल्स एंड दैट्स व्हाट वी डू। इस वीडियो को कंक्लूड करने के लिए मैं यही कहना चाहूंगा कि मैं बुक्स को जिस तरह देखता था, हरारी ने वो कंप्लीटली चेंज कर दिया। मैं आप सभी को रेकमेंड करूंगा कि प्लीज गो अहेड एंड रीड हरारी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन, पीस आउट।